So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science physics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर लग रहा होगा। डायमेंशन फॉर्मूला तो फेवरेट वन है, ठीक है। मजा आ रहा होगा डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करने में। कल कुछ एक क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो रही है जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा एक्सपोनेंट रिवाइज करना पड़ेगा, फिर वो आ जाएगा। तो आज भी हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे तुमको और कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क में देंगे। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब वर्ड टू वर्ड वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। फटाफट आ जाओ भाई। आज हमको देखना है अपने एनसीईआरटी में हम लोगों ने कवर कर लिया है अपना इंट्रोडक्शन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद तीसरा टॉपिक अभी छोड़ा है। फिर देखा था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और 1.5 डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, और 1.6 भी दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, एक पार्ट आज देखना है। उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को डेड्यूस करते हैं, फॉर्मूले को बनाते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने आज के टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पहुंचे कि नहीं अभी? ये है अपना टॉपिक डेड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डेड्यूस करना है, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा, ठीक है भाई। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू डेड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक भाई। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू डेड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डायमेंशन जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बता सकते हैं। फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहे हैं इसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता होने चाहिए, कम से कम 3 फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है, MLT की बात कर रहा है, क्योंकि वही बेसिक अपनी क्वांटिटी होती है, बाकी सब का यूज उतना नहीं होता है। एंड कंसीडर इट एज अ प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस, और वो MLT किस में रहेगा? प्रोडक्ट में रहेगा। प्रोडक्ट में रहता ही है MLT, जो लेंथ मास टाइम रहता है वो MLT का जो फॉर्मूला होता है वो मल्टीप्लाइड में ही तो रहता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आओ एक एग्जांपल लें। उसके पहले मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज कर लो। इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना, क्योंकि तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो, ठीक है। पहला है एक्सपोनेंट 0। अगर किसी भी चीज का एक्सपोनेंट तुम्हारा 0 दिया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब पहला है तुम्हारा फर्स्ट रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहां पर लिख लेना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लिख लेना एक्सपोनेंट एज अ 0, एक्सपोनेंट एज अ 0। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी की पावर 1 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा, x टू द पावर 0 इक्वल्स 1 होगा। मतलब किसी की पावर एक 0 दी गई है, m टू द पावर 0 1 होगा, l टू द पावर 0 1 होगा, ठीक है। समझ गए? कोई भी कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी छोटा नंबर, अगर उसकी पावर 0 हो गई है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1। चल भैया, दूसरा है अपना प्रोडक्ट का मतलब होता है, दूसरा रूल क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम बेस की पावर
ऐड हो जाती है। इसको लिख लेना, जैसे भी लिख पाओ तुम लिख लेना, क्योंकि तुम भूल चुके हो, लिखवाने की आवश्यकता नहीं, ये सब पहले से क्लास 7th की बात है ये। तो सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है, मतलब अगर तुम्हारा दिया गया है x टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2, अगर इस तरीके से दिया गया है, सेम बेस है, बेस इसको कहते हैं, नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या फिर पावर कहते हैं। तो सेम बेस की पावर या सेम बेस के एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इस तरीके से x लिखेंगे, उसके बाद 1 प्लस 2 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा x टू द पावर 3। ध्यान रखना है सेम बेस होना चाहिए, यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं सेम बेस, ऐसा नहीं x टू द पावर 1 और y टू द पावर 2 है तब पर भी तुम x की पावर 1 प्लस 2 कर दो, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिखा रहेगा x y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2 मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन इसमें पावर ऐड नहीं होगी। पावर ऐड तभी होगी जब बेस सेम रहे, बेस मीन्स ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तीसरा अपना क्या है, कोशेंट। कोशेंट का क्या मतलब है, कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। यहां प्रोडक्ट लिखे हो, चलो लिख लो कोशेंट ही लिख लो। सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो मल्टीप्लाई केस। सेम बेस की पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन के केस में, अगर उनके बीच में डिवीजन है, मतलब इस तरीके से दिया है x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1, तो सेम बेस की पावर है, सेम बेस है ना, सेम बेस है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, 2 - 1 इक्वल्स टू x की पावर 1, अगर सेम बेस रहेगा तब। यहां पर ये सही होगा, यहां पे ठीक है, x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इस तरीके से दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, सेम बेस, हम देख रहे हैं बेस हमारा सेम है, नीचे x ही x है, तो हम पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 4 x टू द पावर -1, और माइनस को हटाने के लिए हम 1/x कर देंगे, क्योंकि हम लोग माइनस थोड़ा सा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो 1/x लिख सकते हैं, x - 1 भी लिख दोगे वो भी सही ही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो कोशेंट वाला रूल अपना हो गया। चौथा है निगेटिव एक्सपोनेंट, ये तो अभी ही देखें, चौथा अपना लिख लो यहां पर, निगेटिव एक्सपोनेंट, इसका मतलब है यही कि x टू द पावर -1 रहेगा, तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, x टू द पावर -3 रहेगा, तो इसको 1/x³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव एक्सपोनेंट की बात हो गई। और चौथा है पावर टू पावर, पावर की पावर होगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर टू पावर, यदि पावर की पावर है जैसे x की पावर 2 और होल की पावर 3, इस तरीके से अगर दिया है, पावर की पावर दिया है तो x लिखो और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा दो, ऐड नहीं, ध्यान रखना, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, तो x की पावर 6, ठीक है। x टू द पावर a मल्टीप्लाई x टू द पावर a पावर b, अगर इस तरीके से है तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, x a का मल्टीप्लाई b से कराएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर ab, ठीक है। y 3 इसकी पावर 100, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो y की पावर 300। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, ये सब लिख लेना भाई, नहीं तो फिर भूल जाओगे तुम। और रूट की बात करें, लास्ट है अपना रूट, 6 हुआ ना ये, हाँ 6, तो 6 है अपना रूट। इसका मतलब है जैसे y की पावर 1/2 दिया गया है, y की पावर 1/2 दिया है, तो इसको हम लोग
इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वाई की पावर -1/2 दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसको हम नीचे भेजेंगे, जैसे हमारा निगेटिविटी हट सके, तो 1/y की पावर 1/2, और उसके बाद इसको 1/√y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं, जब रूट्स में रहता है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप सो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अब समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर होगा अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल को हमें अच्छे से पढ़ना है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो तो थोड़ा सा हाजिर भाई साहब से पूछ लेना, अभी उनको साइंस में पढ़ाया था सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। देखना उसे आता है नहीं आता है। उसमें क्या, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे हम रिलेशन निकालते हैं। Attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। कह रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम ले लो। सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक स्ट्रिंग है जो नीचे एक बॉब से, मेटालिक बॉब से जुड़ी हुई है, और जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के प्रेजेंस में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g। ठीक है, मतलब कह रहा है जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है। वन ऑसिलेशन क्या होता है, तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा मेटालिक बॉब पहुंचे और वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो ये होता है वन ऑसिलेशन। मींस जैसे ये हमारा एक वो है मेटालिक बॉब है, सिंपल पेंडुलम इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करें, यहां पर पहुंचाए पहले एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से इसको छोड़ेंगे तो ये यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा, इसके बाद ये वापस से यहां पर आ जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ये जो टाइम पीरियड लगा, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में ये डिपेंड कर रहा है। जब भी डिपेंड की बात होती है तो हम इस तरीके से एक साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनल का। टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके किसके, तो कह रहा है डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पर। ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द बॉब m, मास पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये कैसे हम रिलेशन लिख लिए, समझ में आया। इसी में दिया गया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पीरियड मतलब टाइम, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी, कैपिटल टी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब, और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इतना चीज दिया गया है। उसके बाद कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब हमको क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है फ्रॉम द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो इसको उठा करके हम चल रहे हैं अपने ब्लैंक पीडीएफ पर रखने, और वहां पर हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारा आया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जरा लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। एग्जाम्पल क्या हुआ अपना, t प्रोपोर्शनल टू m की बात करें, m पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है, और g पर डिपेंड है, ठीक है। इतना हमको दिया गया है भाई, ठीक है। अब देखो बात होती है कि जो टाइम पीरियड है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से, ये तो दिया गया है, ठीक है। टाइम जो है वो m से प्रोपोर्शनल है, m पर डिपेंड कर रहा है। अब m की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है ये चीजें नहीं बताई गई है, बस ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 2 टाइम्स प्रोपोर्शनल है, 3 टाइम्स प्रोपोर्शनल है, कि 1/3 टाइम प्रोपोर्शनल है, ये सब हमको नहीं दिया गया है। तो
हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कह दें कि m की पावर x पर डिपेंड है, हमें x क्या है अभी निकाल लेंगे, l की पावर y पर डिपेंड है, g की पावर z पर डिपेंड है। मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने ये कह दिया कि टाइम जो है प्रोपोर्शनल है m के, तो यहां पर ये क्लियरिफाई नहीं किया है कि टाइम जो है m स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है, m क्यूब पर प्रोपोर्शनल है कि अंडर रूट m पर प्रोपोर्शनल है। ये तीनों बात हो सकती है इसमें। भाई ये बात कह रहा है कि टाइम जो है m पर प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी तो वही बात सही होगी, टाइम m पर प्रोपोर्शनल है, टाइम m पर प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो, इसमें भी वही बात सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी वही बात सेटिस्फाई हो रही है। तो हम जानेंगे कैसे कि m की पावर 2 रहेगा कि m की पावर 3 रहेगा कि m की पावर 1/2 रहेगा, ये तो हम नहीं जान सकते हैं, ये जान सकते हैं। तो इसलिए जब ये पूरी तरीके से क्लियरिफाई नहीं किया है तो हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट t इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, क्योंकि यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। फिर टाइम जो है प्रोपोर्शनल है l की पावर y और z की पावर z, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, यहां लिख देंगे लेट t इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, l टू द पावर y, यहां पे अभी यहां के लिए हटा देंगे, यहां पे लिखेंगे l टू द पावर y और z की पावर z, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक k आ जाता है और k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो t इज इक्वल टू k कांस्टेंट, m टू द पावर x, l टू द पावर y, z टू द पावर z, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर होने ये टाइम पीरियड है। और उसके बाद अब हम डायमेंशन फॉर्मूला अपना लिखना शुरू करेंगे। जो t होता है, t टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड एक प्रकार का टाइम है, तो इसका अपना डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t टू द पावर 1, ठीक है। mlt के फॉर्म में हम लिखेंगे तब, बाकी t टू द पावर 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, इसको छोड़ देंगे, अभी हम सिर्फ डायमेंशन की बात करेंगे तो इसको हम लीव आउट कर देंगे, ठीक है। अब m हमारा क्या है, मास है, m टू द पावर x, l हमारा क्या है, l हमारा लेंथ है, l क्या हो जाएगा, l टू द पावर y, ठीक है। z क्या है, एक एक्सेलरेशन है, एक प्रकार क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का होता है lt-2 और इसकी पावर क्या, होल पावर क्या है, z, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहां पर इसको एज इट इज उतार देंगे, m टू द पावर x, l टू द पावर y, और देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो lt-2 की पावर z है, इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं l टू द पावर z, और t की पावर, देखो ये पावर की पावर है, -2 की पावर z है, तो इसको हम -2z लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दें l टू द पावर z और t की पावर -2z, इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड तो अपना वही उतरेगा। अभी इधर क्या होगा, ये सर हम देख रहे हैं कि ये और ये बेस सेम है, ये और ये बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस जब सेम रहता है और उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई ही तो है, कुछ नहीं, इसका तो मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z और t टू द पावर -2z, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं, देख लो भाई कैसे किए हैं, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे उन्हीं का हम यूज करके किए हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि क्या होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और उसके बाद
अगर बेस सेम रहता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो L हमारा बेस सेम था तो y प्लस जेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS और RHS को कंपेयर कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इधर m टू द पावर 0 है, इधर m टू द पावर x है। m टू द पावर 0 इज इक्वल टू m टू द पावर x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। m की पावर 0 है इधर, इधर m की पावर x है, बेस सेम है तो मैं एक्सपोनेंट को इक्वल दिखा सकते हैं, तो x की पावर 0 हो गई। दूसरा l टू द पावर 0 और l टू द पावर y प्लस z, इसका मतलब क्या हुआ, बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इधर टाइम की पावर 1 है और इधर टाइम की पावर माइनस 2z है, इसका मतलब हम कंपेयर करके लिख सकते हैं माइनस 2z इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो x टू द पावर 0, अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 2z इक्वल्स टू 1 है तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस 1/2 हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस 1/2 हो जाएगा। और z की वैल्यू यदि यहां पुट कर दें ये वाले में तो y की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर y इक्वल्स टू शॉर्ट में करेंगे तो हो सकता है ना क्लियर हो भाई साहब को, y माइनस यहां पर z की वैल्यू रख दिए तो y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। देखो y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो z की वैल्यू वहां रखेंगे तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक बात, ठीक बात। अब यहां पे लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द इक्वेशन 1, ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है, इस वाली इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k m की पावर x, m की पावर x, x कितना आया 0, मतलब मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन में तो लिखा है कि मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कर ही नहीं रहा है। उसके बाद l टू द पावर y, y की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, तो l 1/2, z एक्सेलरेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है तो माइनस 1/2। इसको किस तरीके से लिखेंगे, t इक्वल्स टू k, अब m टू द पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई l टू द पावर 1/2, l टू द पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट l, और z टू द पावर माइनस 1/2 का मतलब होता है कि z नीचे चला आएगा। अगर g नीचे चला आएगा तो z की पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को हम अंडर रूट g लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k होल रूट l अपॉन g। तो ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि टाइम पीरियड जो होता है वन ऑसिलेशन का वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू की क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्टली तो ये 2π होती है, लेकिन उसको अभी हम नहीं निकालेंगे, अभी हम सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से जितना निकल सकता है वो निकालेंगे। तो वो कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा अंडर रूट l अपॉन g पर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब करते हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन किस तरीके से, जो कल क्वेश्चन फंस रहा था उसको अब तुम कर सकते हो, तो उसको कर लेना, नहीं आता तो शाम को बताते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल, 24 मिनट हो गया, कुछ सवाल और देखते हैं, 15-20 मिनट और देखते हैं कुछ सवाल जो अपने इस डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, जिसमें तुम्हें और मजा आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, ये सब अपनी कॉपी में लिखना भाई साहब। v इक्वल्स टू 80 प्लस bx प्लस c, इसमें हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b
एंड सी। ए बी सी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ये एक इक्वेशन दिया है v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी, और तुम्हें देगा कि जहां यहां वेयर v इज वेलोसिटी, v अपना वेलोसिटी है, t इज द टाइम एंड x इज डिस्टेंस। इतना तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया। अब नीली पेन उठाएंगे और सॉल्यूशन को करें। ठीक भाई, समझ में आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एबीसी निकालना है, इक्वेशन दे दिया, v वेलोसिटी दे दिया गया, t टाइम दिया गया, x डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही, सॉल्यूशन का पहला स्टेप जो होता है, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेना। चल भाई उतार लिया, आगे बोलो v। अब v का डायमेंशन क्या होता है लिख दो यहां पर। तो v का डायमेंशन तुम बोलोगे कि सर जी LT-1 होता है, चाहे तो आप m की पावर 0 फिर LT-1 लिख दिए, लेकिन हम कहेंगे ठीक है बस इतना ही लिख के छोड़ दो। इसके बाद तुम्हारा है AT, तो A और AT ये ऐसे ही रहने दो, प्लस BX ऐसे ही रहने दो, प्लस C ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी इसका डायमेंशन वार्मेशन करके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, करेंगे ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इतना लिखने में कोई दिक्कत। अब कल हम तुम्हें बताए थे, कल क्या बताए थे कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती है। इसका मतलब है जो भी इसका डायमेंशन आएगा, इस ओवरऑल का डायमेंशन, हम एक डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, इस ओवरऑल के डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वही इस ओवरऑल के डायमेंशन, वही इस ओवरऑल bx का डायमेंशन होगा, वही c का डायमेंशन होगा। और ये सब, ये तीनों ऐड होने के बाद जो डायमेंशन आएगा वो वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा। तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा c का डायमेंशन निकल आ गया, c का डायमेंशन हमारा निकल के आ गया। हम लिख देंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c इज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c इज LT-1, क्योंकि सेम डायमेंशन की ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो ए बी तो जुड़ा हुआ है किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ, तो वो तो डायरेक्टली नहीं निकल सकता, लेकिन हम सी को हम डायरेक्ट बता दिए कि सी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-1। आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सर जी एटी और बीएस का कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं AT इक्वल्स टू LT-1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि तुम्हें अभी बताया, अभी तुरंत बताया कि इसका जो डायमेंशन होगा, जो AT का डायमेंशन होगा वो इस डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि इधर सब ऐड ही हो रहा है। तो ऐड होकर के वही डायमेंशन तो आता है, वही फिजिकल क्वांटिटी तो आती है। 5 किलो प्लस 2 किलो 7 ही किलो होता है। तो 5 किलो ऐसे देखो, 5 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 7 kg। जो भी इसका डायमेंशन है वही तो इसका भी डायमेंशन है, जो इसका डायमेंशन है वही तो इसका डायमेंशन होगा। भाई दो चीज ऐड होकर के तीसरी चीज आ रही है, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो कहता है कि हम सब सेम होते हैं, हम सब सेम फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। तो AT इक्वल्स टू LT-1, ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, T हमारा क्या होता है, T का डायमेंशन फॉर्मूला T होता है, इक्वल्स टू LT-1। ठीक भाई, T को इधर भेज देंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो LT-1 अपॉन T। T जब ऊपर जाएगा तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LT-2। A का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। इसी तरीके से B का निकाल सकते हैं। B क्या कह रहा है, BX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो भी वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती हैं और ऐड होकर के वही डायमेंशन आता है। तो BX इज इक्वल टू LT-T। X क्या है हमारा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की भाई साहब डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, इधर लिख दिया LT-1। B, L को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा LT-1 अपॉन L। ये सॉल्व होगा तो B की वैल्यू आ जाएगी, B का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, B का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा L टू द पावर
इधर 1 है, ये -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, t टू द पावर -1, मतलब b का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो t टू द पावर -1 रहेगा। इसको हम लोग 1/t भी ले सकते हैं, t टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। देखिए l टू द पावर 0 कैसे हुआ भाई, देखो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 में हो जाएगा, l टू द पावर -1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन फॉर्मूला तीनों का हम लोगों ने निकाल दिया। सबसे पहले c का निकला, क्योंकि c का सीधे सीधे दिख रहा है, c का LT-1 हो गया, a और b का भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, v = AT² -bx³ ठीक है। अब यहां पर देखो साफ साफ बता दे रहे हैं यहीं पे कि v तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, और x क्या है, डिस्टेंस है। ये तुम्हें क्वेश्चन में देगा जब भी तुम्हें सॉल्व करने के लिए कहेगा, और हमें निकालना है df ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन फॉर्मूला हमको निकालना है। फटाक से क्या करेंगे, v क्या होगा, v हमारा होता है m के पावर 0, सॉरी फालतू में m को लिखा जाए, m को हटा दो, कंफ्यूज करेगा, और LT-1 लिख सकते हैं, LT-1, AT² ऐसे ही छोड़ दो, -bx³ ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान हमें रखना है, अब ये जो AT² का जो भी डायमेंशन हो, टोटल डायमेंशन बोल रहा हूं, इसका जो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इसके बराबर और इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आई? जो भी AT² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही हमारा bx³ का होगा और वही हमारा LT-1 का होगा। तो हम फटाफट यहीं से कंपेयर मार दें, हम लिख दें AT² = LT-1, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। अब ये t² है, t² मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2 = LT-1, ठीक है। अब t² है, t² को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो a = LT-1/t², ये ऊपर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, LT-3, a की वैल्यू आ गई LT-3। इसी तरीके से bx³ ध्यान रखना, ये माइनस पर कुछ कंफ्यूज ना होना, ये माइनस जो है ये इससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुमको डायमेंशन फॉर्मूला से मतलब है, तो bx³ लेना है बस। तो bx³ किसके इक्वल होगा, इसी के भाई, LT-1 के। bx³ किसके इक्वल होगा, LT-1 के, जहां पर x क्या है, हमारी डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, तो L³ हो गया है, LT-1। अब L³ को इधर भेजेंगे तो b = हो जाएगा LT-1/L3, L की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये बना देगा L⁻², t टू द पावर -1। b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। देख रहे हो, जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला समझाते समय जो तुम्हें रूल्स बताए थे उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रूल का इस्तेमाल जब एग्जाम्पल में होता तब अच्छे से और क्लियर होता है, तो आई होप सो भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। थर्ड सवाल जैसे लेने तुम्हारा x = AT/b+v, इस तरीके का सवाल है, ठीक है। जहां पर तुम्हारा ये स्मॉल v क्या है, v = वेलोसिटी, ऐसे लिख लेते हैं, t तुम्हारा टाइम है और x तुम्हारा डिस्टेंस है, x तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस, ठीक। और हमें a और b का डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a एंड b ये निकालना है, ठीक है। चल निकालते हैं सॉल्यूशन।
x इक्वल्स टू x क्या है अपना डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को उतारा जाए, थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पर तुम क्या लिख दो, x का तुम्हारा क्या हो जाएगा लेंथ 80 अपॉन b प्लस v जानते हो v क्या होता है, v होता है अपना LT माइनस 1, v होता है LT माइनस 1, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब तुमसे कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी बताने के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी बताने के लिए, तो भाई साहब एक बी है वो किससे ऐड हो रहा है, वेलोसिटी से ऐड हो रहा है, तो बी क्या होगा, बी भी एक वेलोसिटी ही तो होगी, बी कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती है भाई, वेलोसिटी से वेलोसिटी ही ऐड होता है, डायमेंशन फॉर्मूला यही कहता है, वेलोसिटी से किलोग्राम ऐड नहीं होगा, वेलोसिटी से हमारा कुछ कहते हैं माइल्स, किलोग्राम, लीटर, ये सब नहीं ऐड होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी ही ऐड होगा, तो हम यहां से सिंपल ये कह सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इक्वल्स टू LT माइनस 1। LT माइनस 1 कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई साहब यहां पर b प्लस वेलोसिटी दिया गया था, b प्लस LT माइनस 1 दिया हुआ है, तो हमने डायमेंशन फॉर्मूला में यही पढ़ा है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती है, तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो b भी वेलोसिटी होगा, और b वेलोसिटी होगा तो b का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1 होगा, ठीक है। अब बात होती है, ठीक है, b का तो निकाल दिया आपने एक नियम के हिसाब से, a का निकालिए तो जाना जाए, ठीक है, तो निकाल देते हैं। यहां पर हमने l रखा, यहां पे हमने AT रखा अपॉन, अब तुम बताओ वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो क्योंकि सारी चीजें लिखी नहीं जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, b का हमने निकाल दिया, b का डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हारा क्या है LT, चलो लिख लेते हैं LT माइनस 1, थोड़ा सा लिख लें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, LT माइनस 1, ठीक है, इतना लिख लिया हमने, इतना लिख लिया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा LAT LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ही तो होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं LT माइनस 1। ऐसा मत करना कि 2L कर दो या 2T के पावर माइनस 1 रख दो, वो नहीं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ही होगा, तो हम इस तरीके से लिख दें आगे। अब यहां से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, देखो L ये इधर भेज दो, ये तुम इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी LT माइनस 1, और ये A है और ये T क्या होता है, टाइम का होता है, तो इसको हम कैपिटल T लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 1, और T को इधर बुला लो तो T नीचे चला जाएगा A, तो तुम्हारा ये हो गया T ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर T माइनस 2, A का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया, B का तुम्हारे आया था वेलोसिटी LT माइनस 1, और A का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया, देख रहे हो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये जब करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा भाई साहब, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी फिर तुम्हें काम दे देंगे। कितने हो गए, 4 हो गए, 3 ही हुए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें, क्या टाइम हो रहा है, हाँ, एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइन अंदर है तुम्हारा AX इक्वल्स टू वाई, साइन AX इक्वल्स टू वाई, इस तरीके से कह रहा है, और तुम्हें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर A। X तुम्हारा दिया गया है डिस्टेंस, X इज डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें कह रहा है। अब हम तुम्हें जब डायमेंशन फॉर्मूला और टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम तुम्हें बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ब्रैकेट में
कोई भी वैल्यू रहती है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है मतलब उसका मास में डायमेंशन 0 होगा, लेंथ में डायमेंशन 0 होगा, टाइम का डायमेंशन 0 होगा। या तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन लेस होता है, या तो उनका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि भाई m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 आखिरकार क्या आता है, 1 ही तो आता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अभी हम देखे थे। ठीक भाई, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि साइन ax इक्वल्स टू y है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ax इक्वल्स टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ax इक्वल्स टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि ये रूल है, ये लॉ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कोई भी वैल्यू है तो उसका जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू 1, ax इक्वल्स टू 1, और यहां पर x क्या है, हमारा लेंथ, x क्या है, हमारी लेंथ, डिस्टेंस है ना, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन l, 1 अपॉन l। a की पावर क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, l माइनस 1, a क्या हो जाएगा, l माइनस 1। इसी तरीके से तुम्हारा tan साइन हो गया, cos के अंदर भी a प्लस एक्स दे दिया, तब पर भी इसी तरीके से करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, क्योंकि वो cos भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, tan भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, कोई भी इस तरीके से रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि इस ax को हम क्या किसके इक्वल दिखा दें। नहीं देखो, अगर a प्लस एक्स रहेगा तब तो बात बदल जाएगी, तब तो बात तुम्हारी बदल जाएगी। ठीक है, ax रहेगा तब तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और a प्लस एक्स अगर कह दिया तो वहां पर दूसरी चीज हो जाएगी, a प्लस एक्स ऐसे है अगर, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो x का होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा कि cos ax tan ax, तब तुम्हारा यही आंसर आएगा, कुछ भी रहे। e की पावर ax इस तरीके से रहेगा तब पर भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि e क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो साइन हो, cos है, tan हो, log के अंदर भी इस तरीके से रहता है ax इक्वल्स टू y। चलो एक बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। जैसे है log a t स्क्वायर इक्वल्स टू y, log a t स्क्वायर इक्वल्स टू y। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, और तुम्हें कह रहा है, ये 5वां हो गया ना, तुम्हें कह रहा है कि a का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। अब y तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई मतलब नहीं है ये बताने से कि y क्या है। मान लो y डिस्टेंस है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, फॉर्मूले में यूज ही नहीं होगा, तो कोई भी जरूरी नहीं बताना। अब तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बताना है, और टाइम तुम्हारा t तुम्हारा क्या है, t इक्वल्स टू टाइम, इस तरीके से दिया है। देखो लॉग के अंदर जब भी देखो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये मान के चलो, लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू देखो तो क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है कि जो at स्क्वायर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि लॉग के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसका डायमेंशन लेस होता है, मतलब 1 होती है उसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा a t स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 अपॉन t स्क्वायर। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इक्वल्स टू t टू द पावर -2, इस तरीके से हो गए। ठीक है, आई होप सो कि जो समझाया हूँ वो समझ में आ गया है। अब देखो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था, इसको कराने के बाद कुछ इसमें नीचे कहानियां लिखी हुई हैं, उसको एक बार पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना। ठीक, तो ये जो तुम्हारा टॉपिक था ये भी 1.6 भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपना सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको जहाँ तक है 1 या 2 दिन में 2 दिन लगेंगे उसे, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड तुमको ढेर सारे हम क्वेश्चन दे रहे हैं,
ढेर सारे का 4-5 छाप देंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उतने करके जो समझ में आ गया है उसको कर लेना, जो नहीं समझ में आ रहा है कम से कम उसमें प्रयास करना, जितनी तुम्हारे पास नॉलेज जितनी हमने तुम्हें दी है। नहीं आता है तो शाम को और डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।